हाँ जी स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम अकाउंटिंग बेसिक्स के टॉपिक पर बात करेंगे। देखो, ये अकाउंटिंग जो बेसिक का जो टॉपिक है, जो बेसिक में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वो हमारे पास में क्या है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमें इस टॉपिक में सबसे पहले सीखना है कि लेखांकन, मैंने कहा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, यस, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, एक तो हमें ये स्टडी करना है और इसी के अंदर अपने को दिया गया है लेखांकन मान्यता। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग एजम्पशंस, और फिर इसी में आगे है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांत, जिसको बोला गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फिर बोला गया लेखांकन परंपरा। इसका मतलब है आपको सीखना है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओके, तो देखो, ये चार चीजें हैं इसमें। इस चैप्टर बेसिक में आपको सीखना है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो देखो, ये एक्चुअली क्या होते हैं और ये आपस में एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, वो बात भी हम करेंगे। लेकिन अभी बात ये है कि सबसे पहले हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। फिर जब सब सीख जाएंगे तब हम फिर इन पे अलग अलग बात करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाँ, एक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, या आप बोल सकते हैं इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या बोल सकते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म को बोलते हैं रूढ़िवादिता, इसको बोलते हैं परंपरावादी, इसको बोलते हैं पुरातनवादी, इसको बोलते हैं संकुचनवादी, इसको बोलते हैं विवेक, इसको बोलते हैं दूरदर्शिता। तो आप बोलोगे सर कितने सारे नाम हैं। अगर आप ये चाहते हो कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो तो आप इंग्लिश के ये दोनों नाम ध्यान रखना। कौन से? कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ये दोनों ध्यान रखना। इसका मतलब है हिंदी में बहुत सारे नाम हैं। हाँ, अब क्या पता हिंदी में कोई गूगल से ट्रांसलेट करके कोई नया नाम लेके आ जाए, लेकिन इंग्लिश में नाम नया नहीं लेके आएंगे, वो यही लेके आएंगे, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ओके, अब सर ये होता क्या है? तो देखो, मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट में आपको जो पॉइंट बताऊंगा आप उनको लर्न बाय हार्ट कर लेना, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा। अच्छा सर, तो ये सर कंजर्वेटिज्म होता क्या है? तो सुनो ध्यान से। देखो, कंजर्वेटिज्म से पहले आपको एक बात समझाता हूं। एक होता है पी एंड एल अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। पी एंड एल अकाउंट में इधर आता है एक्सपेंस, खर्चे, इधर आते हैं इनकम के आइटम, इधर क्या आता है लायबिलिटीज, इधर क्या आता है एसेट। अब इस कॉन्सेप्ट पे सुने। एक्चुअली कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है, प्रूडेंस का मतलब होता है फारसाइटनेस, दूरदर्शिता रखना।
फार साइटनेस का मतलब क्या है, दूरदर्शिता का मतलब क्या है, ये भी सुने। देखो, फार साइटनेस का मतलब ये है कि जो बिजनेस करता है, बिजनेसमैन है, वो हमेशा पता है क्या चाहता है, वो चाहता है मैं खूब प्रॉफिट अर्न करूं, बहुत सारा पैसा कमाऊं, लेकिन उसको ये भी पता है कि ईयर के एंड में उसको अपना P&L और बैलेंस शीट गवर्नमेंट को भी शो करना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहता है कम, तो वो पता है क्या करता है, अपने P&L अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या दिखाता है, ज्यादा दिखाता है, इनकम क्या दिखाता है, कम दिखाता है, एसेट क्या दिखाता है, कम दिखाता है, लायबिलिटी क्या दिखाना चाहता है, ज्यादा दिखाना चाहता है। अच्छा, तो वो ऐसा क्यों करना चाहता है, ऐसा करने से उसको क्या हासिल होगा? तो अगर कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस वाले अगर टैक्स कम देना चाहते हैं तो वो एक्सपेंसेस को क्या दिखाएंगे, ज्यादा, इनकम को क्या दिखाएंगे, कम, एसेट को क्या दिखाएंगे, कम, लायबिलिटी को क्या दिखाएंगे, ज्यादा। ऐसा करने से उनका नेट प्रॉफिट क्या दिखाई देगा, कम, और नेट प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी उनका क्या जाएगा, कम जाएगा, और टैक्स कम जाएगा इसका मतलब उनके पास काला धन, ब्लैक मनी इकट्ठा होगा, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएंगे उनके पास। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात बनी, एक्सपेंस ज़्यादा, इनकम कम, एसेट कम, लायबिलिटी ज़्यादा। ऐसा करने से बुक्स में प्रॉफिट कम, टैक्स कम, और ऐसा करने से क्या होगा, हाँ, आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, टैक्स कम हो जाएगा, तो आपके पास ब्लैक मनी, सीक्रेट रिजर्व इकट्ठा होगा। और बेटा एक बात ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा सीक्रेट रिजर्व, गुप्त संचय कहाँ पर दिखाए जाते हैं, तो याद रखना इनको कहीं पर भी नहीं दिखाते, ये तो चोरी है एक तरीके की। तो आपको पूछेगा कि इनमें से कौन बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, सीक्रेट रिजर्व नहीं दिखाया जाता। चलो एक बात पता चल गई, ये टेंडेंसी तो पता चल गई। अब बात आगे आती है, ये एक्चुअली क्या है, ये सर करते क्या, एक्सपेंसेस ज्यादा कैसे दिखा देते हैं, ये इनकम कैसे कम दिखाते हैं, ये भी एक आर्ट है। देखो सर कैसे, ये पता है क्या सोचते हैं, इनका ये थीम ये होता है, फ्यूचर मतलब भविष्य की तरफ देख के चलते हैं ये लोग है ना। जैसे अपन एक बात करते हैं, जैसे अपन राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ जो लोग व्यापार करते हैं उनको हम बनिया बोलते हैं। बनिया कास्ट से नहीं होता है, बनिया वो होता है जो व्यापार करता है। तो व्यापार जो करता है, यहाँ के बनियों के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि ये तो मारवाड़ी हैं। अच्छा, मारवाड़ी बिजनेस करने में परफेक्ट होते हैं। वो पता है क्या करते हैं, उनके पास, सरकार को तो कम दिखाते हैं लेकिन उनके पास व्यवस्था हर चीज़ की होती है। व्यवस्था तभी होगी जब आप सरकार को टैक्स नहीं दोगे। तो ये पता है क्या करते हैं, इनकी दूरदर्शिता ये हमेशा ऐसा मान के चलते हैं कि आने वाला दिन जो है, फ्यूचर, वो खराब है, और आज का जो दिन चल रहा है सब अरेंजमेंट आज ही कर लो, सरकार को टैक्स मत दो, अपनी व्यवस्थाएं करके चलो, सारी व्यवस्थाएं करोगे तो फिर टैक्स कहाँ से दोगे आप। तो वही वाली बात है, वो पता है क्या करते हैं, फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेस का प्रोविजन प्रेजेंट में करके चलते हैं। इसका मतलब भविष्य की जो संभावित हानियां हैं उनकी व्यवस्था आज ही करके चलते हैं, प्रेजेंट में करके चलते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, फ्यूचर में जो एंटीसिपेटेड लॉसेस है, संभावित हानियां हैं, उनको वो उनका आयोजन, प्रोविजनिंग आज करेंगे तो उनका एक्सपेंस साइड पे प्रोविजन बन के आ जाएगा, और वो प्रोविजन बनेगा तो उनके प्रॉफिट को क्या करेगा, वो कम करेगा। लेकिन फ्यूचर के जो एंटीसिपेटेड गेन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। एंटीसिपेटेड गेन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। भविष्य के संभावित लाभों की बात नहीं करते, वो तो बस केवल खर्चों की बात करते हैं, इनकम की बात ही नहीं करते बुक्स के अंदर। तो इसका मतलब है कि ऐसा सर कैसे करते हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिजनेस माल को उधार बेचता है तो डेटर बनता है, और जो डेटर होता है
अब आपको तो पता है वो डेटर है। हाँ सर पता है डेटर है। डेटर जब पैसा देने का समय आता है तो कुछ डेटर पैसा नहीं देते, पैसा डूब जाता है ना। और कुछ लोग पैसा देने आते हैं तो पूरा पैसा नहीं देते, कम पैसा देते हैं। तो बिजनेस ने क्या प्लानिंग किया कि फ्यूचर में अगर हमारे को वो पैसा नहीं देंगे तो बैड डेब्ट होगा। तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो बोलते हैं हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट पहले ही बनाएंगे। पैसा तो फ्यूचर में डूबने वाला है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस, हमारा एस्टिमेशन कहता है कि हर बार ऐसा तो होता ही है। तो हम डेटर्स पे क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाएंगे। तो याद रखना डेटर्स पर क्या बनाना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बनाना, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। देनदारों पर डूबत आयोजन बनाना वो इसी की वजह से होता है। एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ही नहीं, हाँ डेटर्स पर डिस्काउंट का प्रोविजन, वो पेमेंट करने आते हैं तो पूरा पैसा नहीं देते, आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, वो भी नुकसान है। तो इसका मतलब डेटर्स में दो तरह के प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये किसकी वजह से बनता है, ये दोनों इसी की वजह से बनता है। आपको पूछा जाए डेटर्स पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट किस कॉन्सेप्ट की वजह से बनेगा, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता। डेटर्स पर डिस्काउंट का प्रोविजन किसकी वजह से बनेगा, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता। लेकिन एक बात और याद रखना, डेटर्स पर प्रोविजन बनाते हैं कंजर्वेटिज्म की वजह से, लेकिन आपके कुछ लोग डेटर हैं तो आप भी तो किसी के डेटर हो, आप भी तो किसी को पैसा कम देते हो। हाँ, हम हमारे क्रेडिटर को पैसा कम देते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्रेडिटर पर रिजर्व नहीं बनाते ये लोग, क्योंकि रिजर्व इनकम साइड पे चला जाता है और ये इनकम क्या दिखाना चाहते हैं, कम दिखाना चाहते हैं। तो बात क्या बन के आई, सुनो बेटा, कंजर्वेटिज्म वाले लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस क्या शो करते हैं, ज़्यादा, इनकम कम, एसेट कम, लायबिलिटी ज़्यादा। ऐसा करने से बुक्स में प्रॉफिट कम, टैक्स क्या हो जाता है, कम, और सीक्रेट रिजर्व, ब्लैक मनी इकट्ठा होता है जिसको हम कहीं डिस्क्लोज नहीं करते हैं। आगे बात समझ में, आगे की बात करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये फ्यूचर के एंटिसिपेटेड लॉसेस का प्रोविजनिंग प्रेजेंट में करते हैं। भविष्य की संभावित हानियों की व्यवस्था तो वर्तमान में कर लेते हैं, पर फ्यूचर के एंटिसिपेटेड गेन्स की, भविष्य के संभावित लाभों की बात नहीं करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसी टेंडेंसी की वजह से डेटर्स पर प्रोविजन बनता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। लेकिन क्रेडिटर्स पर रिजर्व क्रिएट नहीं होता है। आगे बात समझ में, चलो अगली बात समझो। ये बात भी ठीक है। अब एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। सर क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो ईयर के एंड में अनसोल्ड होता है, बिना बिका होता है। तो वो आपको क्रेडिट साइड पे शो करना होता है ट्रेडिंग के, और क्रेडिट साइड आपका इनकम का साइड है, और इनकम दिखाना चाहते हैं वो कम दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने इसका रूल बनाया, कॉस्ट और एनआरवी, लागत और शुद्ध वसूली मूल्य, जो दोनों में से कम हो उस पर दिखाएंगे। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, रूढ़िवादिता। कॉस्ट है 10 करोड़ और उसका नेट रियलाइजेबल बेचने का वैल्यू है आपका 12 करोड़, तो आप कम पे दिखाते हो ताकि आपका प्रॉफिट कम आए। कितनी बातें बनी, 4 बातें बनी। पहली बात क्या बनी कि सर सबसे बड़ा चैलेंज है इसके नामों को याद रखना। तो ध्यान रखना बेटा, इंग्लिश के नाम हमेशा कम होते हैं, ध्यान रख के चलना। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, सर इसका मतलब क्या होता है, फारसाइटनेस, दूरदर्शिता रखना। ऐसे लोग गवर्नमेंट को टैक्स कम देने की प्लानिंग लेके चलते हैं और एक्सपेंसेस बुक्स में ज़्यादा शो करते हैं, इनकम बुक्स में कम, एसेट कम, लायबिलिटी ज़्यादा। ऐसा करने से बुक्स में प्रॉफिट कम, टैक्स कम, और सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं, क्रिएट, और सीक्रेट रिजर्व कहीं पर डिस्क्लोज नहीं किए जाते।
इस बात को ध्यान रखना। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। और सर और क्या होता है बेटा, ऐसा करने से क्या होगा कि फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेस का प्रोविजनिंग तो प्रेजेंट में हो जाता है, पर फ्यूचर के एंटीसिपेटेड गेन्स, संभावित लाभों की बात नहीं करते ये लोग। डेटर्स पे प्रोविजन बना लेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, लेकिन क्रेडिटर्स पर रिजर्व क्रिएट नहीं करते। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट और एनआरवी, विच एवरेज लोअर, उस पे करते हैं। अच्छा, और एक बात और याद रखना, आगे आप सीखोगे नए चैप्टर में, पार्टनरशिप एक चैप्टर आता है, उसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता है। मतलब फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया है पॉलिसी में, तो वो उस इन्वेस्टमेंट को सरेंडर वैल्यू पे शो करते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि सरेंडर वैल्यू कम होता है। तो वो एसेट को कम शो करना किसकी वजह से होता है? वो इसी कंजर्वेटिज्म की वजह से होता है। हाँ, इसका मतलब यस बेटा, इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू, समर्पण मूल्य पर दिखाना किस कॉन्सेप्ट की वजह से है? वो इसी कंजर्वेटिज्म की वजह से है। देखो बेटा, रूढ़िवादिता जो है ना, ये आप अपने पेरेंट्स को देखोगे, वो कम खर्च करते हैं, बचत करने की कोशिश करते हैं, मितव्ययी होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भविष्य में अगर कोई कठिनाई आ गई तो उसका सामना तभी कर सकते हैं जब उनके पास बचत होगी। तो वो रूढ़िवादी प्रकृति के लोग हैं। हाँ, तो इसका मतलब है ये, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बचपन में जब थे ना, तो आपको घर से कोई सामान लेने के लिए भेजते थे बाजार पैसे देकर, तो आप उस पैसे में 2-5 रुपए बचा ही लेते थे, झूठ बोलकर अपनी जेब में रख लेते थे, हिसाब गलत देते थे, क्योंकि आप भी संचय करने की प्रकृति बचपन से, क्योंकि आपको पता है चॉकलेट खानी है तो भी पैसे का अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट की बॉल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आपको ये सब अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी कोशिशें करते हैं। लेकिन अब इसमें एक बात बहुत अच्छी समझने की है, और वो बात है, आपको ये समझना, ये मैंने कहा, इसको समझना, ये है विंडो ड्रेसिंग। सर, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब है दिखावटी साज सज्जा। सर, दिखावटी साज सज्जा, हाँ बेटा, ये एक्चुअली क्या है? ये आपके रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म का एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये क्या है? ये क्या है? अपवाद है, अपवाद है। ये क्या है? ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शंस है। किसका एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन किसका है? ये एक्सेप्शन है रूढ़िवादिता का। अच्छा सर, ये कंजर्वेटिज्म का एक्सेप्शन है। बिल्कुल बेटा, ये कंजर्वेटिज्म का ही एक्सेप्शन है। तो सर, ये बोलता क्या है? ये क्या कहता है कंजर्वेटिज्म? तो देखो, ये क्या बोलता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छी तरह सुनना, अच्छी तरह समझना, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको डील करना। ओके? देखो क्या होता है कि ये जो कंजर्वेटिज्म है, जो इसका एक्सेप्शन है, इसका कंजर्वेटिज्म का एक्सेप्शन है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग का वर्ड ही नहीं है ये लेखांकन का शब्द ही नहीं है ये विंडो ड्रेसिंग। तो सर, शब्द क्या है? विंडो ड्रेसिंग होता क्या है सर? देखो, विंडो ड्रेसिंग का मतलब पता है क्या होता है आपको? आप ये मत सोचना टैक्स चोरी करना, लॉस दिखाना, ये विंडो ड्रेसिंग होता है। नहीं होता विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जो अच्छा है उसको और अच्छा दिखाना, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। जैसे शादी होती है ना, शादी में ब्राइडल ग्रूम का मेकअप होता है, दूल्हे और दुल्हन का श्रृंगार होता है, वो विंडो ड्रेसिंग होता है। अच्छा तो है, पर उसको और अच्छा दिखाते हैं। सर, ऐसा क्यों? जैसे कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है, आईपीओ लेकर आती है, तो वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा लगाएं। तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी एसेट्स को और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाती है। तो ऐसा कंजर्वेटिज्म तो नहीं बोलता ऐसा, तो इसलिए ये उसका एक्सेप्शन बन जाता है। सर, कैसे करते हैं ये लोग?
ऐसा क्यों करते हैं? देखो, एक ही लाइन याद रखना, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जब आप अपने लाभ और संपत्ति को, प्रॉफिट्स और एसेट्स को क्या दिखाते हैं, ज़्यादा करके दिखाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, उसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। जैसे जैसे आप स्कूल से जब घर जाते थे तो आपको ऐसा लगता था किचन में 3-4 तरह की सब्जियां बन रही है, रेसिपी बन रही है, अलग अलग पनीर की सब्जी बन रही है, कुछ और सब्जियां बन रही है, तो आप बड़े खुश होते थे। लेकिन आप पूछ लेते थे कौन आने वाला, कोई वीआईपी आने वाला है, क्योंकि आपको ये पता था कि ऐसा आपका वैल्यूएशन तो नहीं हो सकता, आपके लिए तो इतना हैवी खाना नहीं बन सकता। यस, कोई आने वाला था आपके घर पे जिसके लिए प्लानिंग चल रही है, ये विंडो ड्रेसिंग है। और जब रूटीन के डेज में किचन में खिचड़ी बन रही है तो आपको समझ में आ जाता है कोई आने वाला नहीं है, ये हमारे लिए बन रहा है, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यूएशन है। तो ओरिजिनल वैल्यूएशन तो रूढ़िवादिता ही है, पर वो कभी कभी किया जाता है किसी को आकर्षित करने के लिए। तो इसका मतलब ये रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म का क्या बन जाता है? एक्सेप्शन बन जाता है, अपवाद बन जाता है। इज इट क्लियर? तो क्या क्या बातें हुई? हाँ, एक्सपेंस ज़्यादा, इनकम कम, एसेट कम, लायबिलिटी ज़्यादा, प्रॉफिट कम, टैक्स कम, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट, और सीक्रेट रिजर्व को कहीं पर डिस्क्लोज नहीं करते। हाँ, फिर फ्यूचर के एंटिसिपेटेड लॉसेस का प्रोविजनिंग करना, भविष्य के संभावित हानियों की व्यवस्था करना, लेकिन संभावित लाभों की बात नहीं करते। अच्छा सर, डेटर्स में 2 प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, लेकिन क्रेडिटर पर रिजर्व क्रिएट नहीं करते। ओके सर। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लागत और शुद्ध वसूली मूल्य जो दोनों में से कम। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बैलेंस शीट में किस पे दिखाते हैं? सरेंडर वैल्यू पर, वो इसी की वजह से होता है। और विंडो ड्रेसिंग इसका क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, अपवाद है ये। क्लियर बात? चलो सर आगे की बात करते हैं। देखो बेटा, आगे की बात जो करते हैं उसको बोलते हैं पृथक अस्तित्व, इसको बोलते हैं लेखांकन सत्ता। पृथक अस्तित्व, लेखांकन सत्ता, लेखांकन सत्ता। और इसको कभी कभी बोलते हैं व्यवसाय अस्तित्व। इसका मतलब आपको इंग्लिश में वर्ड ध्यान रखना चाहिए, इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी, या बोलते हैं इसको सेपरेट एंटिटी। अच्छा सर ये होता क्या है? तो पहले तो ये समझ लो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब ये किसके दृष्टिकोण से है? यस, ये लेखांकन दृष्टिकोण से है। सर क्या है लेखांकन का दृष्टिकोण? अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है बेटा कि जैसे आप बात करते हो मुकेश अंबानी की, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस इंडस्ट्री अलग है, उसकी पर्सनल एसेट लायबिलिटी अलग है, रिलायंस की एसेट लायबिलिटी अलग है। हाँ, इसका मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है जिसका है नाम राम, उसने अपने घर के बाहर एक शॉप खोली जिसका नाम रखा उसने राम डिपार्टमेंटल स्टोर। तो मालिक तो राम है, शॉप का नाम रखा राम डिपार्टमेंटल स्टोर। लेकिन जब राम ने बिजनेस शुरू किया तो 10 लाख रुपीज लगाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो पता है राम डिपार्टमेंटल स्टोर अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो उस कैपिटल को लायबिलिटी साइड पर दिखाएगा, और पता है क्या बोलेगा कि राम तू अलग है मैं अलग हूं,
तूने बिजनेस को पैसा दिया है तो देख तेरी कैपिटल को मैंने लायबिलिटी साइड पर शो किया है। हम तेरे को भी क्या मान रहे हैं, अलग मान रहे हैं, क्रेडिटर मान रहे हैं। इस पैसे से भी बिजनेस चलाएंगे, प्रॉफिट होगा वो तेरे को दे देंगे। अच्छा सर, तो पहली बात सुनो, ये जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है ये लेखांकन के दृष्टिकोण से है, अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से है। बिजनेस अलग, ऑनर अलग, दोनों की लेखा पुस्तकें अलग, दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग, दोनों की एसेट लायबिलिटी अलग, दोनों के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग। इतने अलग हैं कि देखो, इसने पैसा लगाया तो इसको क्या मानता है, बताओ क्या मानता है? हाँ, बिजनेस इसकी कैपिटल को लायबिलिटी साइड पर शो करता है और इसको बिजनेस में लेनदार क्रेडिटर मानता है। और उसने कहा कि देखो भाई, आप अलग हम अलग, बिजनेस का एक्सपेंस बिजनेस में लिखा जाएगा, आपका एक्सपेंस आप अपने बुक्स में लिखो। लेकिन अगर आपका पर्सनल एक्सपेंस अगर आपने बिजनेस में शो किया तो बिजनेस उसको ड्राइंग मानेगा और उस ड्राइंग पर आपसे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट भी वसूलेगा, क्योंकि आप भी तो इंटरेस्ट कैपिटल पे लेते हो ना। तो 5 बातें याद रखना। किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। बिजनेस अलग, ऑनर अलग, दोनों की बुक्स अलग, दोनों की एसेट लायबिलिटी अलग, दोनों के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग। और ऑनर को बिजनेस में क्या ट्रीट करते हैं? क्रेडिटर। ऑनर की कैपिटल को किस साइड पे शो करते हैं? लायबिलिटी साइड। ऑनर के पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस में क्या मानते हैं? ड्राइंग। और ड्राइंग पे क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस ये 5 बातें हैं, इससे ऊपर वो पूछेगा नहीं आपसे। बस इन्हीं को आपको क्या करना है, बार बार अलग अलग तरीके से ध्यान में रख के चलना है। आ गई सभी को बात समझ में? ये बात इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पता चला मैंने क्या कहा? बताओ मुझे, इज इट क्लियर सभी को? ओके, वेरी गुड बेटा। आगे की बात करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 3 जो कहता है वो है कौन सा लेखा? दोहरा लेखा। उसको बेटा बोलते हैं द्विपक्ष, उसको ये भी बोलते हैं द्विपहलू, उसको बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट। सर ये ड्यूल एस्पेक्ट क्या होता है? तो पहले तो ये समझो बेटा, देखो ड्यूल एस्पेक्ट दोहरा लेखा जो होता है ना, ये किस कंट्री का ओरिजिन है? ये इटली का ओरिजिन है। हाँ, ये किस देश की देन है? इटली की देन है। ये इटली जहाँ से सोनिया गांधी जी आए हैं वहाँ की देन है ये। हाँ, ये इटली की देन है। तो अब बात आती है सर ये डेवलप कब हुआ? तो बेटा याद रखना, ये कंट्री तो कौन सा है? इटली है, लेकिन ये डेवलप हुआ 15 सेंचुरी में। कब? 15 सेंचुरी में। अच्छा सर, इटली इसका ओरिजिन है, 15 सेंचुरी में डेवलप हुआ। सर 12th सेंचुरी में डेवलप नहीं हुआ क्या? नहीं बेटा, 12th सेंचुरी में टर्म डेबिट और क्रेडिट डेवलप हुआ। 12th सेंचुरी में तो क्या डेवलप हुआ? टर्म क्रेडिट और डेबिट। इसका मतलब अगर बात कर रहा हूं 12th सेंचुरी, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? डेवलप हुआ था टर्म डेबिट और क्रेडिट डेवलप हुआ था 12th सेंचुरी में। लेकिन 15th सेंचुरी में ड्यूल एस्पेक्ट डेवलप हुआ। कंट्री कौन सा? इटली। कंट्री कौन सा? इटली। सेंचुरी कौन सा? 15। इसके फाउंडर कौन है? प्रो फाउंडर, जनक प्रवर्तक कौन है? ये किसकी वजह से डेवलप हुआ? इसके फाउंडर है लुकास पेसियोली। फ्रा लुकास पेसियोली इसके फाउंडर है। चलो सर 3 बातें पता चल गई। इटली कंट्री है, सेंचुरी 15 है, फाउंडर फ्रा लुकास पेसियोली है। कौन है? फ्रा लुकास पेसियोली, ये है फाउंडर। फ्रा
लुकास पेसियोली, ये इसके फाउंडर हैं। ओके सर, क्या है फाउंडर, कौन है इसके फाउंडर है फ्रा लुकास पेसियोली। चलो सर, ये बात भी सर हमें पता चल गई। अगली बात सुनो, इसी के अंदर देखो, इस ड्यूल एस्पेक्ट की वजह से, इस दोहरा लेखा की वजह से इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट डेवलप हुआ। मतलब समान डेबिट समान क्रेडिट, जितने का डेबिट होगा उतने का क्रेडिट होगा। 100 रुपए का डेबिट होगा 100 रुपए का क्रेडिट होगा। इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट इसी की वजह से बना है। और इसी इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट की वजह से अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब, हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। यानी आपके दायित्व और आपके पूंजी का योग आपकी संपत्ति के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि आप जो इस बात को करना चाहते हैं उसका बेसिक मोरल क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो डेवलप हुई वो इसी ड्यूल एस्पेक्ट की वजह से है। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन, इस पर बेस कौन होता है, इस पर आधारित कौन होता है, तो आप ध्यान रखना, इस पर बेस होता है, इस पर बेस होता है बैलेंस शीट। क्योंकि आइटम तो बैलेंस शीट में जाते हैं, तो क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस होता है, इनमें से कौन लेखांकन समीकरण पर आधारित होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस कौन होता है? बैलेंस शीट होता है, ध्यान रखना। और जो ट्रायल बैलेंस आपकी टैली करती है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट होगा तभी टैली होगा। तो आपको कोई पूछे कि अकाउंट ट्रायल बैलेंस टैली किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से टैली होता है। तो अभी हमने 3 कॉन्सेप्टों को पहले कंप्लीट किया। ओके, अब बात ये आती है कि जो हमने कंप्लीट किया, एक बार मैं उसको बात करता हूँ। पहला हमने कौन सा किया? पहला हमने किया, हाँ, कंजर्वेटिज्म किया। फिर क्या किया? सेपरेट एंटिटी किया। फिर क्या किया? ड्यूल एस्पेक्ट किया। तो बेटा कंजर्वेटिज्म में कितनी बातें थी वो हमने की। सेपरेट एंटिटी में भी 5 बातें की। इसमें इटली 15th सेंचुरी, फ्रा लुकास, इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट, इसी की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन बना। और इक्वेशन पर बेस कौन होता है? बैलेंस शीट। और ट्रायल बैलेंस जो टैली होता है वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से टैली होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। इसको बोलते हैं पूर्ण प्रगटीकरण। इसको हम बोलते हैं प्रदर्शन। इसको हम बोलते हैं अभिव्यक्ति। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? देखो, ये 2 कॉन्सेप्ट साथ में पढ़े जाते हैं, फुल डिस्क्लोजर और मैटेरियलिटी, महत्वपूर्णता। दोनों अलग अलग बातें करते हैं। सर, फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, पहले तो ये बताओ। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तब आपको क्या करना है? ईच एंड एवरी, प्रत्येक ईच एंड एवरी मॉनेटरी आइटम को आपको फुल डिस्क्लोज करना है। आपको सभी तथ्यों का पूरा प्रकटन करना है, सभी बातें पूरी बतानी है, फुल डिस्क्लोजर करना है। सर, ऐसा क्यों करना है? अरे भाई, ऐसा इसलिए करना है जिससे कि यूजर के लिए वो, हाँ, यूजर के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में क्या हो जाए? आसान हो जाए। यस, जैसे कोई पर्सन होता है ना,
उसको ये जानना है कि इस अमिताभ बच्चन के फादर कौन है, नाम नहीं क्लिक हो रहा, तो उसने गूगल पे टाइप किया अमिताभ बच्चन, तो विकिपीडिया ओपन हो गया और सब कुछ लिखा है, उसके फादर मदर, कहाँ उसका बर्थ हुआ, कहाँ वो अभी करंट में रहते हैं, कौन से वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कितने बंगलोज हैं, कितनी वर्थ है, शादी किससे की, बच्चे कितने हैं, सारी बातें बताता है, चाहे आपको जाननी हो चाहे नहीं जाननी हो, क्योंकि वो तो फुल डिस्क्लोजर करेगा विकिपीडिया। तो इसका मतलब क्या है, हाँ आपका यूजर भी ये चाहता है कि मुझे सारी बातें बताई जाए, मेरी इच्छा होगी वो पढ़ूंगा। इसका मतलब होता है कि फुल डिस्क्लोजर करने वाला जो है वो अरे भाई समझो, व्यापार में पैसा लगाने वाला कोई जरूरी थोड़ी कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा, साइंस का, आर्ट्स का, कोई भी हो सकता है। अब ऐसे तो मैं मान लो किसी बैच में पढ़ा रहा हूँ और मैं अगर ये लिख दूँ, आज से कुछ साल पहले लिखा था मैंने, मुझे पता नहीं था वो बैच में नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट है सारे, मैंने तो लिख दिया था और बाद में पता चला कि वो क्लास में नॉन कॉमर्स के सारे स्टूडेंट है, मुझे नहीं पता था। क्लास में बच्चों ने पढ़ने के बाद बोला सर सारी बात समझ में आ गई, पर सर एक बात समझ में नहीं आई। भाई क्या बात समझ में नहीं आई? सर आपने बोर्ड पे लिखा है ना राम एसी और डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा ये मैंने राम एसी और डॉक्टर लिखा है कि सर दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है। तो मैंने कहा बेटा तेरा बैकग्राउंड क्या है ये बता, कि सर मैं तो एग्रीकल्चर से आया हूँ। नहीं बेटा तेरी गलती नहीं है। अच्छा ये बता, अब मैं कुछ बात लिखना चाह रहा हूँ, उसका मतलब बता। गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ ₹100, इसका मतलब क्या है? अरे सर इसका मतलब है, हाँ इसका मतलब है कि राम को हमने गुड्स सेल किया है। अच्छा तो फिर इस एंट्री का भी मतलब वही है। तो क्या सर आप अगर पहले ही लिख देते ना ये, तो मैं आपसे पूछता ही नहीं इसका मतलब। देखो कितनी बड़ी बात बोल गया। इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स में एंट्रीज के साथ जो नरेशन देते हैं, व्याख्या देते हैं, लघु सारांश देते हैं, वो फुल डिस्क्लोजर की वजह से होता है। यस, किसी को ये देख के नहीं पता चले तो यहां से देख के पता तो करे वो। हाँ सर ये बात बहुत अच्छी बात है बेटा। रेखा जो आपने पूछा है बेटा, जब मैं सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दूंगा तब आपका ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, फिर आप किसी भी नेचर का क्वेश्चन रेज कर सकते हो बेटा, है ना। ओके, तो ये बात बन के आई सर कि हमें फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है। फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आप ईच एंड एवरी फैक्ट का फुल डिस्क्लोज करो, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे नहीं हो। आपको उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो पूरा डिस्क्लोजर करना है। उससे यूजर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं, समझने में क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। इसी वजह से अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ क्या दी जाती है, नरेशन दी जाती है। और इसी वजह से ध्यान रखना, जब बैलेंस शीट बनाते हो आप, तो आप क्या करते हो, एसेट और लायबिलिटी लिखते हो और बैलेंस शीट के ऊपर लिखते हो एज ऑन दिस डेट हमारी एसेट लायबिलिटी ये है। लेकिन आप बैलेंस शीट के नीचे कंटीजेंट लायबिलिटीज को शो करते हो, संदिग्ध दायित्व। आप क्या बोलते हो, ये हमारे आज की डेट पर तो लायबिलिटीज नहीं है, लेकिन ये हमारे झगड़े डिस्प्यूट चल रहे हैं और ये फ्यूचर में मे बी और मे नॉट भी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है फ्यूचर पर। आज तो ये कंटीजेंट है लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं। तो ये फुल डिस्क्लोजर करने वाले ही करते हैं। कुछ लोग पता है क्या है, कुछ लोग आपको ऐसा लगता होगा कि गलत है लेकिन उनकी आदत होती है सच बोलना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे फैमिली में जो है किसी शादी के प्रपोजल के लिए हम बात करने गए लड़के से, तो लड़का वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था और भाई लड़के को देखने जो लोग जाते हैं वो जानकारी पूरी करके जाते हैं कि क्या सैलरी है, कहाँ जॉब कर रहा है, सब बातें पता करके जाते हैं। फिर भी वहाँ जाके क्या पूछते हैं और लड़का क्या जवाब देता है, सुनो। लड़के को उन्होंने पूछा
चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लड़के ने कहा साहब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो फिर लड़के ने कहा देखो साहब मैं जॉब अभी कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं मेरा खुद का बिजनेस करूँगा, जयपुर में ही करूँगा। फैमिली मेरे साथ रहती है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा मैं, मदर फादर मेरे साथ रहेंगे। और मैं सर कभी कभी मैं ड्रिंक भी करता हूँ, ओकेजनली ड्रिंक करता हूँ, और कभी कभी मैं सिगरेट स्मोक भी करता हूँ। तो जो साथ में आए थे उनको लगा कि ऐसे हमारे को तो ये बातें पता ही नहीं थी, तो बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने मेरे से कहा कि ये तो अप्रोप्रिएट नहीं है। मैंने कहा भाई अप्रोप्रिएट कैसे नहीं है? बस अप्रोप्रिएट इसीलिए नहीं है क्या कि ये पर्सन ने आपको कहा कि मैं सिगरेट पीता हूँ या मैं स्मोकिंग करता हूँ? ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि इसने जो आपको सारी बातें बताई है वो सच बताई है। वो ये चाहता है कि आपके साथ कोई भी एग्रीमेंट करे तो आपको ये बता के चले कि देखो मेरे में ये अच्छाइयाँ खराबियाँ जो है वो ये है। मैंने आपको बताया, मैंने फुल डिस्क्लोज किया है। कल आपको किसी से पता चले आप हर्ट नहीं हो, आपको ऐसा नहीं हो कि हमें बताया नहीं गया। तो मैंने कहा कि मेरे हिसाब से इससे अच्छा मैच हो ही नहीं सकता। लोग झूठ बोलते हैं, कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा है, बता रहा है ना आपको एग्जैक्टली कि भाई मेरा क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। तो ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो आपको आपको पता होना चाहिए। जनरली क्या होता है, कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत ट्रेंडी होने का बहुत शौक होता है, यूट्यूबर बन जाते हैं। ये सटीक एनालिसिस लो साहब, इसमें हमारे साहब सारे ही क्वेश्चन आ गए, इसमें देखो साहब हम सबसे ऊपर हैं, ये देखो साहब कोई दूसरा तो यूट्यूब पे आके बोल भी नहीं सकता। पूरा डिस्क्लोजर करते हैं। उनको ये लगता है कि दूसरे तो जो पढ़ाते हैं वो टीचर ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली ठीक है, एडवर्टीजमेंट ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आप फुल डिस्क्लोजर कर रहे हो, आप बता रहे हो, अच्छी बात है, वो कंटेंट होना भी चाहिए। अगर ऐसा है तो होना चाहिए। यहाँ पर क्या बात बन के आई, हमने क्या कहा भाई देखो फुल डिस्क्लोजर का मतलब है दो बातें याद रखना। नंबर एक, अकाउंटिंग एंट्री के साथ क्या दे देना, नरेशन दे देना, और कंटीजेंट लायबिलिटी को आप डिस्क्लोज कर देना। देखो बेटा, फुल डिस्क्लोजर के बाद में जो हम पढ़ेंगे वो मैटेरियलिटी है, महत्वपूर्णता है। दोनों अलग अलग बातें करते हैं, दोनों अलग अलग बातें डेफिनेटली करते हैं। मैटेरियलिटी अलग बात करता है, फुल डिस्क्लोजर अलग बात करता है, लेकिन दोनों को सीखेंगे तब पता चलेगा कि इनमें आपस में क्या क्या एग्रीमेंट है, क्या क्या ये चीज़ें अलग अलग बोलते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन हर तरीके के बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं, ख़राब भी बनते हैं। हमें तो तैयार रहना है, तो तैयार रहने के लिए हमें तो सब चीज़ों की स्टडी करनी आनी चाहिए। सारी बीमारियों में पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, लेकिन सिम्टम तो पता होने चाहिए ना कैसे सिम्टम है। हाँ सर, अभी तक की जो मैंने बातें कही, मुझे पता है थियोरेटिकल को पढ़ना बहुत आपके लिए क्रूशियल होता है, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी थियोरेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट बोल रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से करना। अगली क्लास में रिपीट भी कर दूंगा, लेकिन आपको बस ये पॉइंट याद रहेंगे तो ये समझ लेना कि आपसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इज इट क्लियर? आप सभी लोगों को इतनी बात पता चल गई? कोई डाउट है इसमें? नहीं है? आज हमने किया कंजर्वेटिज्म किया, फिर हमने क्या किया, हाँ कंजर्वेटिज्म किया, उसके बाद हमने सेपरेट एंटिटी किया, ड्यूल एस्पेक्ट किया, फिर हमने कौन सा स्टार्ट किया, फुल डिस्क्लोजर किया। ठीक है, इनको प्रिपेयर करके रखें, फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।